नमस्कार, जय हिंद। मैं गोपाल कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जीके क्लासेस पे। तो आज का तारीख है 7 दिसंबर 2021 और दिन है मंगलवार। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का क्लास। तो आज जो है 7 दिसंबर को स्पेशल डे मनाया जाता है। उसमें कौन सा है? आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, यानी सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है 1949 से मनाया जा रहा है। इसके मनाने के पीछे जो प्रायोजन है वो ये है कि जनमानस में सशस्त्र सेना के प्रति एक आभार हो और एक विश्वास हो कि ये हमारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 1996 से मनाया जा रहा है। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा घोषणा किया गया कि हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाए, ताकि जो वर्ल्ड के डेवलपमेंट में जो सिविल एविएशन इंडस्ट्री है, नागरिक उड्डयन जो क्षेत्र है, इसका योगदान और इसके प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन को कंट्रोल करती है उस संस्था का नाम है ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन। इसका जो स्थापना है 1947 में हुआ था और इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने नागरिकों से सुझाव मांगने के लिए हमार आपन बजट नामक एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? यानी जो आने वाला बजट होगा 2022-23, उसमें नागरिकों से सुझाव मांगने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो कौन सा सरकार ने किया है? तो ये जो है झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो है झारखंड। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत सोरेन हैं और अभी यहाँ के गवर्नर रमेश बैस हैं। झारखंड का जो स्थापना 15 नवंबर को मनाया जाता है, झारखंड का स्थापना दिवस, क्योंकि 15 नवंबर 2000 को ही झारखंड को बिहार से अलग करके बनाया जाता है। झारखंड का नाम का जो अगर नोमेनक्लेचर इसका देखें तो झाड़ का मतलब होता है जो फॉरेस्ट इलाका, यानी जो फॉरेस्ट और खंड, यानी पृथ्वी का वैसा भूखंड जहाँ पे फॉरेस्ट हो, यानी ज़्यादा मात्रा में जंगल है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है झारखंड। आते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और बिहार के गवर्नर फागू चौहान है। बिहार स्थापना दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का नोमेनक्लेचर अगर देखें तो बिहार जो शब्द आया है इसकी उत्पत्ति जो है विहार से हुई है। विहार का मतलब होता है रहने का स्थान, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे उनको विहार कहा जाता था। इसी नाम के बेसिस पे जो है आधुनिक नाम पड़ा क्या? बिहार। तो बिहार के बारे में इतना। मध्य प्रदेश के जानते हैं। मध्य प्रदेश तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, चूँकि ये सेंट्रल इंडिया में अवस्थित है, इसीलिए इसका नाम मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वहाँ के गवर्नर हैं मंगूबाई पटेल। छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ का स्थापना जो है 1 नवंबर 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। छत्तीसगढ़ का नोमेनक्लेचर देखिए, छत्तीसगढ़ को जो है 36 और गढ़, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे गोंड जनजातियों का जो है यहाँ राज चलता था और उनके राज में जो है 36 किले थे और इसी 36 किले को गढ़ के रूप में भी जाना जाता है। जैसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि ये जगह जो है इनका गढ़ है, तो इसी किले को गढ़, तो इसी के बेसिस पे इस राज्य का नाम रखा गया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं अनुसुईया उकाई। बिहार अभी चर्चा में है क्योंकि बिहार सरकार ने 4% के दर से मंदिरों पे जो टेम्पल्स हैं उन पे टैक्स लगाने की घोषणा की है, इसलिए अभी काफ़ी चर्चा में है। मध्य प्रदेश जो है भारत का पहला साइबर तहसील स्थापित करने का घोषणा किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया
के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अलका उपाध्याय, पराग अग्रवाल, विवेक जौहरी या फिर प्रदीप शाही? तो इसका सही आंसर है अलका उपाध्याय को NHAI का जो है अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। NHAI क्या है? इसका स्थापना 1988 में हुआ था और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसके मंत्री अभी नितिन गडकरी हैं, उनके अंतर्गत ये आता है। इसका जो काम है, जो नेशनल हाईवेज हैं, भारत में जितने भी नेशनल हाईवेज हैं उनके रख रखाव का जिम्मेवारी किसके ऊपर है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर है। पराग अग्रवाल के बारे में जानते हैं, ये अभी ट्विटर के CEO नियुक्त किए गए हैं। विवेक जौहरी को अभी हाल ही में CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम का चेयरमैन के रूप में नियुक्ति इनका किया गया है, विवेक जौहरी का। और प्रदीप शाही को अभी हाल ही में न्यूली इस्टेब्लिश्ड असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जो जिसको कि आम बोलचाल की भाषा में बैड बैंक भी कहते हैं, बैड बैंक, इसका जो प्रस्तावना है निर्मला सीतारमन के द्वारा बजट 2021-22 में इसका जो प्रावधान किया गया था और सरकार इसके लिए 30,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया है। ये क्या, ARCL क्या है? असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, यानी जो बैंक के बैड लोन्स हैं उनको ये खरीदेगी और उसके बाद फिर उसको बेचेगी। यानी जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, जिसको कि NPA कहते हैं, NPA, उसकी जो समस्या है उसको दूर करने के लिए बनाया गया है कंपनी। तो उसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, किनका? प्रदीप शाही का नियुक्ति हुआ है। इस क्वेश्चन से इतना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाथी और मानव के बीच टकराव को कम करने के लिए शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? प्रोजेक्ट रिहैब, प्रोजेक्ट ओ स्मार्ट, प्रोजेक्ट 75 या फिर पहल स्कीम? तो इसका जो सही आंसर है वो प्रोजेक्ट रिहैब है। अब ये क्या है, मानव और हाथी? देखिए जो है हाथी जनरल, इनका जो निवास है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अतिक्रमण करते करते, क्योंकि हम जनसंख्या, मानव का जनसंख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है रिलेटिव टू अदर जितने भी स्पीसीज हैं पृथ्वी पे, उनकी अपेक्षा मानव का जनसंख्या बढ़ रहा है, जिससे हम लोग जो और जीव हैं उनके जो नेचुरल निवास है उसमें क्या कर रहे हैं? इनक्रोच कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। तो इनके लिए जगह क्या हो गया है? कम गया है। अब क्या करते हैं ये, कभी कभी अपने जो नेचुरल निवास हैं इससे निकल करके और जो मानव बस्ती में प्रवेश कर जाते हैं और काफ़ी उधम मचाते हैं, जिससे कई एक बार कन्फ्रंटेशन के कारण इनको भी हानि हुई है, बहुत सारे हाथी भी मारे गए हैं और बहुत सारे लोगों की भी मृत्यु हुई है। तो इसी से बचाव के लिए, ताकि ये कन्फ्रंटेशन कम हो करने के लिए एक स्कीम चलाई गई जिसका नाम है प्रोजेक्ट रिहैब। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो वल्नरेबल एरियाज हैं, जहाँ की ऐसा संभावना है कि हाथी आ सकते हैं, उसके चारों तरफ जो है बी यानी मधुमक्खी पालन किया जाता है और उसमें बॉक्सेस, चारों तरफ बॉक्स में मधुमक्खी को रख दिया जाता है। क्योंकि मधुमक्खी का साउंड का जो तारत्व जो होता है, जिसको पिच कहते हैं, वो बहुत हाई होता है और उससे जो है हाथी को इरिटेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे वो क्या करेंगे? उधर नहीं आएंगे। और अगर आएंगे भी तो क्या, इसको ऐसा व्यवस्था किया गया है, जो सारे बॉक्स होंगे, बी बॉक्स होंगे, उसको एक स्ट्रिंग से यानी रस्सी के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा। और अगर इसमें प्रवेश करने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा? वहाँ के रस्सी से बंधा हुआ होने के कारण हिलेगा, जिससे सारी मधुमक्खी निकल करके और वो हाथी के तरफ दौड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि एक नेचुरल तरीके से एक मतलब फेंसिंग का ये काम करेगा, जिसके फायदा ये है कि कोई ज़्यादा खर्च, जैसे पहले जो है ना गड्ढा खोद दिया जाता था, अब गड्ढा खोदने में इसके रिलेटिव टू क्या है कि ज़्यादा खर्च है और इसमें लॉस भी है। अगर गड्ढा में कई बार क्या होता, हाथी गिर जाता था जिससे उसका मृत्यु और फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो ये ज़्यादा जो है इकोनॉमिकली वायबल नहीं था। उसके अलावे भी जो है दीवार बनाए जाते थे, तो वो भी इकोनॉमिकली ज़्यादा खर्च होता। लेकिन ये क्या है, मधुमक्खी पालन के द्वारा इससे जो पाल रहे हैं मधुमक्खी, उनका जो है आर्थिक फायदा भी हो रहा है और जो हाथी से आप, हाथी के अतिक्रमण से, आक्रमण से आप बच भी रहे हैं। तो ये है प्रोजेक्ट रिहैब।
प्रोजेक्ट ओ स्मार्ट क्या है? तो ये प्रोजेक्ट ओ स्मार्ट जो है हमारा जो मेराइन असेट्स है, यानी जो समुद्री संपत्ति है, उसको किस तरह से अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए। प्रोजेक्ट 75 जो है ये सबमेरीन से संबंधित है। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत जो सरकार है सबमेरीन यानी पनडुब्बी बना रही है। पहल स्कीम क्या है? तो पहल स्कीम के अंतर्गत जो आप एलपीजी सिलेंडर खरीदते हैं तो वो मार्केट प्राइस से सिलेंडर खरीदते हैं, और बाद में जब खरीदने के बाद आपके अकाउंट में जो सब्सिडी अमाउंट है वो क्या होती है? डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ये जब शुरुआत हुई थी इसका 2015 में ही, उस समय अच्छा काम कर रहा था। अभी इसका जो है पोजीशन बहुत गड़बड़ हो गया है। अब जो है एलपीजी सिलेंडर खरीदिए और जो है आपके पास अकाउंट में सब्सिडी के रूप में आएगा 2.5 रुपया 3 रुपया। तो अब लोग का क्या हो गया है कि अब आए या ना आए उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लोगों का आदत हो गया है। तो इस क्वेश्चन से इतना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश के अपदस्थ नागरिक नेता को 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार या फिर अफगानिस्तान? तो इसका जो सही आंसर है वो है म्यांमार। म्यांमार जो है हमारा पड़ोसी मुल्क है और इसकी सीमा नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनसे मिलती है। तो म्यांमार की जो नेता थी आंग सांग सू की, ये जो म्यांमार में जो डिक्टेटरशिप रूल चल रहा था उसके अगेंस्ट ये आंग सांग सू की जो है विद्रोह कर रही थी, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही थी। और फाइनली जो है 2015 में 2015 में इलेक्शन हुआ था और उसमें आंग सांग सूकी की पार्टी ने जीत दर्ज की थी और तब से वहाँ के वो राष्ट्रपति बने हुए थे। अभी क्या हुआ कि 2021 में 2021 1 फरवरी 2021 को वहाँ की जो मिलिट्री है वो कू कर दी, यानी तख्ता पलट कर दिया। वहाँ एक बार फिर से मिलिट्री शासन आ गया है और जो उस समय की जो नेता हैं आंग सान सू की, अब उनको जेल में डाल दिया और अभी ट्रायल के बाद उनको जो है 4 साल की सज़ा सुनाया गया है। इनिशियली इन पे इतना धारा लगा दिया गया है और इतने सारे मुकदमा, फॉर्जरी मुकदमा कर दिया गया है, जिससे ऐसा बताया जा रहा है कि ये लगभग 100 से भी ज़्यादा साल के लिए जेल में ही रहेंगे। अभी म्यांमार में हुआ है तो म्यांमार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता है, इसको ब्रह्म देश के नाम से भी जानते हैं। बर्मा जो है इसका नाम इसलिए था क्योंकि यहाँ की एक जनजाति थी जिसका नाम था बर्मी, उसी के नाम पे इस देश का नाम पड़ा था बर्मा। पिता यहाँ की राजधानी है और यंगून यहाँ की जो है सबसे बड़ी कैपिटल है। अब बर्मा का इतिहास आप अगर देखें तो बर्मा जो है भारत में जब ब्रिटिश शासन था तो ब्रिटिश जो अपना जब क्षेत्र विस्तार कर रहे थे तो उसी दौरान बर्मा का जो उस समय लोकल रूलर थे उनका कॉन्फ्रंटेशन हुआ किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। और 3 एंग्लो बर्मा वार हुआ, यानी 3 युद्ध हुआ बर्मा के साथ अंग्रेजों का। एक 1824 में, 1852 में और 1885 में, और इसके बाद 1885 के बाद बर्मा पे अधिकार हो गया किसका? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। फाइनली जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और भारत को भी आज़ाद कर दिया गया, उसी समय 1948 में बर्मा को भी आज़ाद कर दिया गया। लेकिन वहाँ 1962 में जो है मिलिट्री रूल शुरू हो गया और 1962 से लेकर के 1915 तक जो है मिलिट्री रूल ही चलते रहा। 1915 में जा कर के वहाँ पे एक सिविलियन गवर्नमेंट बनी और फिर मात्र 6 साल के अंदर 2021 में फिर से वहाँ मिलिट्री रूल हो गया। मिलिट्री रूल के दौरान जो है बहुत ज़्यादती किया जाता है वहाँ के लोगों के ऊपर। ऐसा माना जाता है कि म्यांमार में जो है, म्यांमार दुनिया का सबसे लंबा सिविल वार झेलने वाला कंट्री है। तो ये हम लोग जाने म्यांमार के बारे में। बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। तो बांग्लादेश, हाँ, म्यांमार अभी चर्चा में एक इसलिए भी था क्योंकि म्यांमार का एक प्रांत है रखाइन प्रांत, और रखाइन प्रांत में जो रहने वाले समुदाय हैं वो रोहिंग्या हैं।
रोहिंग्या जो है मुस्लिम कम्युनिटी है, और यहाँ से ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ जब आंग सान सूकी की भी सरकार थी, जो कि एक डेमोक्रेटिक भी सरकार है, वो भी इनके साथ दोहरी नीति अपना रही थी, किनके साथ, रोहिंग्या के साथ, और इनका दमन किया जा रहा था, जिसको एथनिक क्लींसिंग कहा जाता है। और उसके डर से सारे रोहिंग्या लोग जो है वहाँ से भाग करके कहाँ आ गए, बांग्लादेश। और ये रोहिंग्या शरणार्थी मसला भारत में भी काफ़ी बड़ा मुद्दा है। बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। तो बांग्लादेश का स्थापना जो है 1971 में हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद। 16 अगस्त को पाकिस्तान, 16 दिसंबर को पाकिस्तान आत्मसमर्पण के बाद न्यू बांग्लादेश का जो स्थापना हुआ। पाकिस्तान का स्थापना 14 अगस्त, जो पाकिस्तान जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, मानता है कब, 14 अगस्त को। और 14 अगस्त को ही भारत ने इस साल, कब, 2021 में विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का घोषणा किया है, जिससे का पाकिस्तान काफ़ी चिढ़ा 2021 में। इसको याद रखिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इस बार ही शुरू किया गया। तो ये पाकिस्तान। अफ़गानिस्तान के बारे में जान लेते हैं। अफ़गानिस्तान अभी हाल ही में इंटरनेशनल न्यूज बना हुआ है, क्योंकि यहाँ भी कू हुआ है, और यहाँ के भी जो लोकतांत्रिक सरकार थी वो उसको हटा करके यहाँ एक एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम शासन का स्थापना किया गया है। देखिए अफ़गानिस्तान जो है ना, अमेरिका और रूस के बीच जो कोल्ड वार का एरा है, कोल्ड वार का एरा का जो है एक सफरर्स कह सकते हैं या भुक्तभोगी है। क्यों? क्योंकि कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, उसके बाद वियतनाम, कोरिया और वियतनाम के बाद तीसरा देश जो कि कोल्ड वार के दौरान जिसको सबसे ज़्यादा क्षति हुआ, तो वो है अफ़गानिस्तान। ये अमेरिका और रूस के बीच जो है टसल में, अपना पावर मसल में बर्बाद हो गया। अमेरिका जो है अफ़गानिस्तान से रूस के प्रभाव को हटाना चाहता था, और उसके लिए अमेरिका ने तालिबानी जो संगठन था उसको बढ़ावा दिया, आर्म्स मुहैया कराया, उसको पैसा दिया, ताकि जो है वो रशियंस को, जो रशियन इन्फ्लुएंस है उसको घटा सके। बाद में क्या हुआ कि यही तालिबान जिसको अमेरिका ने सपोर्ट किया था, यही यही वही ओसामा बिन लादेन जो तालिबान का ही था, 2001 में अमेरिका पे हमला करता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे। और उसके बाद अमेरिका इसी तालिबान के खिलाफ हो जाता है, और ये अफ़गानिस्तान में आकर इन तालिबानियों के खिलाफ जो है अभियान शुरू कर देता है। और ये अभियान 2001 से सोच लीजिए कि अभी 2021 है, 2021 तक चला, लेकिन इसका कोई निर्णय नहीं हुआ, और वहाँ की जनता इसमें क्या हुई, पिसती रही। फाइनली जब अमेरिका विथड्रॉ किया, उस समय अफ़गानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार थी, अशरफ गनी वहाँ के प्रेसिडेंट थे। लेकिन जैसे ही अमेरिकी सेना विड्रॉ की, वहाँ जो है तालिबान फिर से काबिज हो गए। तो ये रहा अफगानिस्तान के बारे में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने हाल ही में संपन्न BWF वर्ल्ड टूर 2001 में कौन सा पदक जीता? गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज या इनमें से कोई नहीं? तो अभी जो है पीवी सिंधु पदक जीता है। कौन? पीवी सिंधु। ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रोंज मेडल अभी हाल ही में संपन्न जो 2020, लेकिन ये हुआ कब? 2021 में, क्योंकि 2020 में कोरोना का प्रभाव होने के कारण इसको एक साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से किस एजेंसी के साथ एक समझौते पे हस्ताक्षर किया है? UNDP, यूनेस्को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, या फिर GCC, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। तो इसका जो सही आंसर है वो है UNDP। अब ये आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये कौन है? हरदीप सिंह पुरी अभी हैं इसके कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये जो स्वच्छता अभियान 2.0 के तहत ये जो
करार किया गया है किसके साथ, यूएनडीपी के साथ। किस लिए, वेस्ट मैनेजमेंट, जिसको अपशिष्ट प्रबंधन कह सकते हैं। अब यूएनडीपी है तो यूएनडीपी के बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास योजना। ये जो है यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ही एक संस्था है। यूएनडीपी जो है वैश्विक लेवल पे गरीबी को कम करने और संरचनात्मक विकास का कार्य करती है। यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं तो हाँ, यूएनडीपी की जो स्थापना हुई थी 1965 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क यूएसए में है। यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना 1995 में हुआ था। इसका जो काम है को जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं, ट्रेड डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू ट्रेड, उसको ये देखती है। और जो हेजल फ्री ट्रेड हो कंट्रीज के बीच, उसमें भी ये काम करती है ताकि जो है व्यापार स्मूथली चलता रहे। इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब जीसीसी क्या है, जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये 6 देशों का एक समूह है। मैप अगर आप याद हो तो देखिएगा, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन। जीसीसी का स्थापना 1981 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है रियाद में है। इसका मुख्यालय रियाद में स्थित है। रियाद जो है सऊदी अरब की राजधानी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा वैक्सीन को, वैक्स को, प्रिजिवियरेंस यानी दृढ़ता को, या एनएफटी, एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन, नॉन फंजिबल टोकन। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रिसिवियरेंस। इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है कौन सा, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने। वैक्सीन जो है, वैक्सीन वर्ड एक मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी है, उसके द्वारा घोषित किया गया। वैक्स ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा किया गया, ये मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा, वैक्स ऑक्सफोर्ड के द्वारा, और एनएफटी जो है कूलिन डिक्शनरी है उसके द्वारा घोषित किया गया है। तो ये याद रख सकते हैं 4, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच पहला 2+2 संवाद हुआ जिसमें 6 लाख से अधिक AK-203 राइफल खरीदने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। अमेरिका, रूस, जापान या फिर दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर है रूस। देखिए रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अभी यानी 6 दिसंबर को भारत के दौरे पे आए हुए हैं और इन्हीं के आने के पहले यानी इनके जो फॉर्मल अराइवल हुआ उसके पहले 2+2 डायलॉग हुआ भारत और रूस के बीच। ये अपने तरह का पहला डायलॉग है। 2+2 डायलॉग जो है भारत यूएसए के साथ भी करता है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी करता है। इसमें क्या होता है, डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर दोनों कंट्री के रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्रालय जो है पार्टिसिपेट करते हैं और वह जो इश्यूज है उसको डिस्कस करते हैं। तो भारत और रूस के बीच जो भी हुआ 2+2 डायलॉग हुआ उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा वो अफगानिस्तान में जो सिचुएशन चेंज हो रहा है उसी पे ज़्यादा चर्चा हुआ। और इसी के दौरान AK-203 राइफल्स के लिए अनुबंध पे करार हुआ, यानी एक एग्रीमेंट भी किया गया। इसके लिए रसिया जो है मुहैया कराएगी टेक्नोलॉजी और इसका उत्पादन भारत में ही किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अमेठी में इसकी जो है फैक्ट्री लगाई गई है, वहीं पे इसका उत्पादन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज की स्थापना से संबंधित
नहीं है। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति या LM सिंघवी समिति। तो इसका जो आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है। बाकी सब जितने हैं बलवंत राय मेहता, LM सिंघवी और अशोक मेहता, ये सारे पंचायती राज्य से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन किया गया था 1957 में किया गया था। इनके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का जो ये घोषणा किया गया और सरकार इनकी रिकमेंडेशन को मान ली। अशोक मेहता समिति जो है 1977 में गठित की गई थी और इसने 2 स्तरीय पंचायती राज का व्यवस्था करने का जो है रिकमेंडेशन की, हालांकि ये लागू नहीं किया गया। त्रिस्तरीय में क्या होता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, और 2 स्तरीय में इन्होंने रिकमेंड किया मंडल पंचायत और जिला परिषद के रूप में। ML सिंघवी जो है इसका गठन जो है 1987 में किया गया और इनका रिकमेंडेशन ये था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कर दिया जाए, यानी इसको संविधान में जगह दे दिया जाए। और इन्हीं के रिकमेंडेशन पे 73वां और 73rd एंड 74th 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था कब, 1992 में। और इसके द्वारा भारतीय पंचायती राज को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया गया, यानी संविधान में इसको जगह दे दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रावधान है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 40 में है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है ये 42वां संविधान संशोधन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इनका चर्चा खास करके होता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज का जो व्यवस्था किया गया संविधान में वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे ही। ये उस समय रिकमेंडेशन दिया जब भारत में इमरजेंसी लागू हुआ था। कब इमरजेंसी लगा था, 1975 में। और इन्हीं के रिकमेंडेशन पे जो है भाग 4A यानी 4 क जो है संविधान में जोड़ा गया और उसके तहत फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।